हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का न्यू चैप्टर लेकर आए हैं और इस चैप्टर का नाम है आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज बोर्ड के अंदर है 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का समथिंग ये वेटेज रखता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक और चीज़, इस चैप्टर में जो लास्ट ईयर हमारे पास एक ग्रुप हट गया था, ग्रुप नंबर 15 हटा दिया था हमारा सिलेबस में से, लेकिन वो इस ईयर वापस ऐड कर दिया गया है। जो ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स है वो इस ईयर 2020 के लिए वापस बोर्ड ने ऐड कर दिया है। तो इस वजह से भी अब ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चैप्टर में से क्वेश्चन का वेटेज अब बढ़ जाता है क्योंकि एक टॉपिक और ज़्यादा एक्स्ट्रा आपके यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल को एक बार वापस थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उस चैप्टर के बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर यूज़फुल होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइए चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में फर्स्ट हम आज स्टडी करने वाले हैं हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स। क्या स्टडी करने वाले हैं हम? ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन फैमिली। वो कौन से होते हैं? नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली क्या होता है? 15 नंबर ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इसमें। और यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये सारे एलिमेंट होते हैं नाइट्रोजन फैमिली के, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो स्टार्ट करते हैं। आइए चैप्टर जनरल प्रॉपर्टीज। क्या है जनरल प्रॉपर्टीज? फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप नंबर 15 क्या क्या होता है? NH2 NP3 होता है। क्या होता है? NH2 NP3 होता है। तो यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में सेकंड शेल में एग्जिस्ट करता है। कहाँ एग्जिस्ट करता है? सेकंड पीरियड में एग्जिस्ट करता है। तो सेकंड पीरियड में एग्जिस्ट करता है तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2s2 2p3। क्या हो जाएगा? 2s2 2p3। इसी तरह से अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो क्या हो जाएगा? 3s2 3p3। आर्सेनिक की बात करें तो क्या हो जाएगा? 4s2 4p3। फिर एंटीमनी की बात करें तो क्या हो जाएगा? 5s2 5p3। और बिस्मथ की बात करें तो बिस्मथ के लिए क्या हो जाएगा? 6s2 6p3। तो आप देख सकते हो नाइट्रोजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 NP3। जैसे जैसे आप पीरियड में डाउन द ग्रुप में जब डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें नंबर भी इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो। ठीक है ना, एक और चीज़, नाइट्रोजन फैमिली में जब आप डाउन दी ग्रुप जाते हो, नाइट्रोजन फैमिली में आप जब डाउन दी ग्रुप जाते हो तो आप देख रहे हो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसा जैसा आप डाउन दी ग्रुप जाओगे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे। नाइट्रोजन के लिए कितने शेल्स होते हैं? तो आप ध्यान से देख लीजिए, नाइट्रोजन के लिए कितने सबशेल होते हैं? तो 2 सबशेल होते हैं। नाइट्रोजन के अंदर कितने सबशेल एग्जिस्ट करते हैं? 2 सबशेल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस में कितने एग्जिस्ट करते हैं? तो फॉस्फोरस में 3 सबशेल एग्जिस्ट करते हैं। आर्सेनिक में 4 सबशेल एग्जिस्ट करते हैं। एंटीमनी में 5 एंड बिस्मुथ में 6 सबशेल एग्जिस्ट करते हैं। तो हियर इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। नाउ वन मोर थिंग, these elements have stable half filled configuration and are not so reactive। ये जो हमारी नाइट्रोजन फैमिली होती है, नाइट्रोजन फैमिली के जो हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था हमारा NH2 NP3। क्या था? NH2 NP3। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि NH2 NP3 मतलब कि जो आपका पी सबशेल है, पी सबशेल क्या है? हाफ फील्ड है। कैसा हाफ फील्ड है? देखिए एस के लिए तो क्या लिखोगे? एस के लिए ये एस सबशेल और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन है ना। अगर पी की बात करें तो पी में कितने सबशेल होंगे? कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पी जो आपका सबशेल है वो हाफ फील्ड है। और हमने 11th क्लास में स्टडी किया है कि जो हाफ फील्ड सबशेल होता है, जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो क्या होता है? क्वाइट स्टेबल होता है एज कंपेरेटिव पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
उससे लेस होता है हाफ फील्ड, और उससे भी लेस कौन होता है, पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जो हमारी नाइट्रोजन फैमिली होती है उनके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, क्वाइट स्टेबल होते हैं। मतलब कि ये जो नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट है ये इजीली रिएक्शन नहीं करते हैं, ये इजीली रिएक्शन नहीं करते। अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखिए आप लिखा है कि नाइट्रोजन बिहेव एज नोबल एलिमेंट। ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा है नाइट्रोजन बिहेव्स एज नोबल एलिमेंट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। जो नाइट्रोजन है आपका, नाइट्रोजन ऑर्डिनरी कंडीशन में एज अ नोबल एलिमेंट की जैसे बिहेव करता है। तो क्यों ऐसा बिहेव करता है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि वाई नाइट्रोजन बिहेव एज अ नोबल एलिमेंट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन और अंडर रूम टेम्परेचर। ठीक है, ऑर्डिनरी कंडीशन का मतलब क्या हो गया, रूम टेम्परेचर भी हो सकता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जनरली रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन शो नहीं करता है, रिएक्टिविटी शो नहीं करता है। तो उसका रीज़न क्या है कि जो हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है, नाइट्रोजन कैसा होता है, डाई एटॉमिक होता है। कैसा होता है, डाई एटॉमिक होता है। दो नाइट्रोजन जो आपके हैं एटम, वो दोनों नाइट्रोजन के बीच में तीन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। एक तो आपका सिग्मा और दो क्या होते हैं, आपके पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये जो आपके पाई बॉन्ड है ये कौन से बॉन्डिंग है, ये पी पाई बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, पी पाई पाई बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इजीली ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा नहीं दे पाते हो आप इसे। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये तीनों बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं होंगे तो नाइट्रोजन रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा किसी और के साथ। तो ये जनरल क्वेश्चन तैयार होता है यहाँ पर कि नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर एज अ नोबल एलिमेंट की जैसे बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, एज अ नोबल एलिमेंट की जैसे बिहेव करता है। तो इसका रीज़न क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में क्या एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर पी पाई पाई बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो तीन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, और तीन बॉन्ड को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, इजिली नहीं ब्रेक हो सकते हैं। इसलिए नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर एज अ नोबल गैसेस की जैसे बिहेव करती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, वाई नाइट्रोजन गैस बिहेव एज अ नोबल गैस, ओके, अंडर रूम टेम्परेचर। तो बिकॉज ऑफ देयर एग्जिस्ट अ पाई बॉन्डिंग एंड इट कैन नॉट बी ब्रेकेबल बाय नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है ना। नाउ सेकंड टॉपिक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, अभी हमने बात की नाइट्रोजन फैमिली की, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। मैंने अभी बोला जब आप ग्रुप में नीचे जाओगे, जब आप ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हो, तो हमने 11th क्लास में स्टडी किया है, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होती है, इंक्रीज होती है। एटॉमिक साइज़ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो क्यों होती है इंक्रीज, तो उसका रीज़न क्या है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो नंबर ऑफ सबशेल्स भी क्या होंगे, नंबर ऑफ सबशेल्स भी क्या होंगे, यहाँ पर इंक्रीज होंगे। अगर आपके नंबर ऑफ सबशेल इंक्रीज हो रहे हैं मतलब कि उस एटम की साइज़ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आप ध्यान से देख सकते हो, जैसे कि मैं बात करूँ, आपके पास ये नाइट्रोजन का एलिमेंट है। ठीक है, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है और इसके पास कितनी सबशेल होती है, दो सबशेल होती है। कितनी सबशेल होती है, दो सबशेल होती है। इसके बाद हम फॉस्फोरस की बात करते हैं, फॉस्फोरस के बाद कितनी सबशेल आएगी, फॉस्फोरस के पास तीन सबशेल आएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ओनली दो सबशेल थी नाइट्रोजन के लिए, और यहाँ पर फॉस्फोरस के लिए कितनी सबशेल है, तीन सबशेल है। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ सबशेल्स इंक्रीज होती जाएगी। अगर नंबर ऑफ सबशेल्स इंक्रीज हो रही है तो एटॉमिक साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज़ क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट बट एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक अगर जा रहे हो आप, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक, ज़्यादा ज़्यादा आप आर्सेनिक तक जाते हो तो साइज़ इंक्रीज होती है, तब तक साइज़ इंक्रीज होती है। ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहती है। लेकिन जैसे ही आप आर्सेनिक से बिस्मथ के टूवर्ड्स मूव करते हो, आर्सेनिक से बिस्मथ की तरफ जाते हो, तो यहाँ पर साइज में ऑर्डिनरी चेंज होता है, यहाँ पर साइज में इंक्रीमेंट ज़्यादा नहीं होता है। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। क्या है उसका रीज़न, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। और मैंने वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आपको कि यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली पी ब्लॉक स्टडी करने से पहले आप 11th क्लास की पीरियोडिक टेबल स्टडी करके आना, जहाँ पर हमने डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है। तो आइए देखते हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो हियर इज द पीरियोडिक टेबल योर, ओके, पीरियोडिक टेबल आप ध्यान से देख सकते हो। यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ये कौन सा एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है ये, पी ब्लॉक एलिमेंट है। इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हो, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल में एग्जिस्ट एंटर करता है, तो उस एलिमेंट को क्या बोलते हो आप, पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हो। एक ऐसा एलिमेंट
जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में अगर एंटर कर रहा है तो उस एलिमेंट को क्या बोलोगे आप, पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हो। तो पी ब्लॉक एलिमेंट से पहले कौन आते हैं, आप ध्यान से देखो यहाँ पर 10 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं डी ब्लॉक के। किसके एग्जिस्ट करते हैं, डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप जिंक पे जैसे ही आओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3d10 हो जाएगा। यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। ठीक है, 4:3d10 हो जाएगा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप ध्यान से देखो डी के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब जैसे ही जिंक से आगे आप गैलियम की टूवर्ड्स मूव करोगे, जैसे ही जिंक से आप गैलियम की टूवर्ड्स मूव करोगे, ठीक है, यहाँ पर आपने जिंक देखो, आप ये अपना जिंक है, इस जिंक से जैसे ही आप गैलियम की टूवर्ड्स मूव करोगे तो गैलियम के लिए कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, गैलियम के लिए पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका डी क्या हो चुका है, यहाँ पर फिल हो चुका है, डी कंप्लीट हो चुका है। तो होगा क्या, यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सबशेल के अंदर क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सबशेल के अंदर क्या होते हैं, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, आपका न्यूक्लियस के अंदर सॉरी इंक्रीज होता जाता है, सबशेल नहीं सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो होगा क्या है, ये सबशेल है, ठीक है, तो ये आपकी डी सबशेल है। डी सबशेल में क्या होगा, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन फिल्स हो जाएंगे। कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, पी सबशेल के अंदर एंटर करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होता है, आपके जो डी सबशेल होते हैं, डी सबशेल की स्क्रीनिंग पावर पुअर होती है, डी सबशेल की स्क्रीनिंग पावर पुअर होती है। तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से स्क्रीन नहीं कर पाते हैं। ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है, डी सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बचा नहीं पाते, स्क्रीन नहीं कर पाते। तो क्या होगा, न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा एट्रेक्शन फोर्स आउटर इलेक्ट्रॉन पर लगेगा और आउटर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस अपने टुवर्ड्स खींच लेगा, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसे क्या बोलते हो, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन कहते हो। देखिए वापस देखते हैं क्या होता है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, सबशेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होंगे। तो जब डी सबशेल आपका कंप्लीटली फिल हो जाएगा, डी सबशेल आपका कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप होगा, पी सबशेल के अंदर फिल होगा। तो अब क्या होगा, डी की स्क्रीनिंग पावर पुअर होती है तो जो डी सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर शेल सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के एट्रैक्शन फोर्स से स्क्रीन नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि इसके डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग पावर क्या होती है, पुअर होती है। तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के टूवर्ड्स ज़्यादा एट्रैक्शन फोर्स शो करता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा और एटम की साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए बोला कि जब नाइट्रोजन से आप आर्सेनिक तक जाओगे तब तक तो ग्रेजुएटली एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, लेकिन जैसे ही आप आर्सेनिक से आगे मूव करोगे, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के टुवर्ड्स मूव करोगे तो एटॉमिक साइज में ग्रेजुअली इंक्रीमेंट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा, लेस इंक्रीमेंट होगा। ऑलमोस्ट आप ये बोल सकते हो कि साइज क्या रह जाती है वहाँ पर, सिमिलर रह जाती है। ठीक है, तो ये होता है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन और डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो आई होप आपको ये अब समझ में आ गया होगा। नाउ तो आगे हमारा पॉइंट है, फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ देयर इज स्मॉल डिक्रीज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। तो जैसे ही आप आर्सेनिक से बिस्मथ की टुवर्ड्स मूव करोगे तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी या फिर ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो आई होप आपको ये पॉइंट अब क्लियर होगा। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। हियर इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी एक ही टर्म होती है। तो क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, किसी भी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो उस एनर्जी को क्या कहते हो आप, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हो। ठीक है, किसी भी गैसियस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो वही एनर्जी क्या होती है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो जैसे जैसे हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, हम नाइट्रोजन फैमिली के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो हम जैसे जैसे डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो क्या होती है, हमारी साइज़ इंक्रीज होती है। हमारी साइज़ क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे जैसे आप डाउन दी ग्रुप जाओगे साइज़ क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर साइज़ इंक्रीज होती है तो हमें रिलेशन पता है साइज़ और आयोनाइजेशन एनर्जी में कि जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज होगी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों होगा ऐसा, जैसे हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को
कंपैरिजन करते हैं तो जो नाइट्रोजन की साइज़ क्या होती है, नाइट्रोजन ग्रुप में सबसे ऊपर है तो नाइट्रोजन की साइज़ क्या होगी, सबसे ज़्यादा स्मॉल होगी। ठीक है, उसके बाद कौन आता है आपके पास, फॉस्फोरस आता है। तो आप फॉस्फोरस को ध्यान से देखिए कि फॉस्फोरस के अंदर कितनी सबशेल है, 3 सबशेल है। कितनी सबशेल है, 3 सबशेल है। तो नाइट्रोजन के आउटर इलेक्ट्रॉन और फॉस्फोरस के आउटर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए आप, जो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है एज कंपेरेटिव नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, एट्रेक्शन फोर्स वीक होगा, और अगर एट्रेक्शन फोर्स वीक है इस आउटर इलेक्ट्रॉन पर, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए आपको एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी। तो इसलिए बोलते हैं कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती है, आयनिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी ना। एक और चीज़ अगर ध्यान से आप देखें यहाँ पर कि हमने बात की यहाँ पर अभी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस फैमिली की बात की मैंने यहाँ पर अभी आपके सामने। आप ध्यान से देखिए, जब तक आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक के टूवर्ड्स मूव कर रहे हो तो अभी हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा कि साइज क्या होती है, यहाँ पर इंक्रीज होती है। अगर यहाँ पर साइज इंक्रीज हो रही है इन तीनों के लिए तो यहाँ पर आयनिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन जैसे ही आप आर्सेनिक से एंटीमनी और बिस्मथ की टूवर्ड्स मूव करोगे तो यहाँ पर साइज क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर आयनिक एनर्जी में ज़्यादा डिक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की आयनिक एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन से फॉस्फोरस टूवर्ड्स जाओगे तो क्या होगी, नाइट्रोजन से जैसे आप फॉस्फोरस टूवर्ड्स जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ सबशेल इंक्रीज हो जाएगा, और नंबर ऑफ सबशेल इंक्रीज होने की वजह से आपकी आयनिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन आप जैसे ही आर्सेनिक से एंटीमनी और बिस्मथ की टूवर्ड्स मूव करते हो तो यहाँ पर डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम रहती है। अगर साइज सेम है तो इनकी आयनिक एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो हियर इज द पॉइंट, द आयनिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी हाई ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, द डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इज कंपेरेटिवली हाई। ठीक है, जो आपका नाइट्रोजन है उसकी साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। ठीक है, और तो उसमें क्या होगा, उसके लिए हाई आयनिक एनर्जी की नीड होगी। एंड नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात करते हैं वहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पर साइज ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। लेकिन हम आर्सेनिक से लेकर अगर बिस्मथ तक की बात करें तो वहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, लेस डिफरेंस होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, लेस शील्डिंग इफेक्ट होता है डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसलिए आर्सेनिक से बिस्मथ में क्या होगा, साइज डिक्रीज हो जाएगी। अगर साइज डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन, अगर साइज डिक्रीज होगी तो क्या होगा, आयनिक एनर्जी भी क्या रहेगी वहाँ पर, सेम रहेगी। ठीक है, तो ये आयनिक एनर्जी पॉइंट हो गया आपका कंप्लीट। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स के अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ध्यान से समझिए, बॉन्डिंग पेयर्स के इलेक्ट्रॉन को, एक ए है और एक बी है, तो बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसे क्या कहते हो आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हो। मान लीजिए कि एक ही इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी अगर ज़्यादा है तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसके वजह से ए के पेयर क्या आ जाएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा, और बी के पेयर क्या आएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सिंपली बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या कहते हो आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप एंड नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमोंग दिस। नाइट्रोजन अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नाइट्रोजन की, बिकॉज ऑफ ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। तो क्वेश्चन बन सकता है आपके पास यहाँ पर कि वाई नाइट्रोजन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन 15 नंबर ग्रुप। ठीक है, तो रीजन क्या रहेगा, ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई। ठीक है, तो नाइट्रोजन की साइज क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप के एलिमेंट्स के कंपेरेटिव क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे आप डाउन दी ग्रुप जाओगे तो एटम की साइज बढ़ती रहेगी। अगर एटम की साइज बढ़ती रहेगी तो उसके बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी आई होप ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपी क्या होता है कि जो ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मथ शो एलोट्रोपी। नाइट्रोजन और बिस्मथ के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलोट्रोप शो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन अ नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स सच एज वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, स्कारलेट, ब्लैक, अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक एंड वायलेट।
बहुत तरह के फॉस्फरस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको इन सब के नाम याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है और भूल जाना है, ये इतना काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक एग्जिस्ट इन द 3 फॉर्म ग्रे, येलो एंड ब्लैक। तो आर्सेनिक के कितने एलोट्रोप होते हैं? 3 होते हैं, ग्रे, येलो एंड ब्लैक। एंटीमनी, एंटीमनी के भी 2 एलोट्रोप होते हैं, एक होता है येलो और एक क्या होता है? ब्लैक। इसके अलावा एंटीमनी का एक और एलोट्रोप होता है जो हाईली एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है, तो वो भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एलोट्रोपी। आपको बस इतना जानना है, नाइट्रोजन और बिस्मथ के कोई भी एलोट्रोप्स नहीं होते हैं। अ, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, इन सबके एलोट्रोप एग्जिस्ट करते हैं। नाउ नाउ लास्ट जनरल प्रॉपर्टी है एटोमिसिटी। क्या है? एटोमिसिटी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से स्टडी कीजिए इसे। नाइट्रोजन इज अ डाई एटोमिक मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ, नाइट्रोजन क्या होता है? डाई एटोमिक मॉलिक्यूल होता है। क्यों होता है डाई एटोमिक मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर? बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में क्या एग्जिस्ट करता है? ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? ट्रिपल बॉन्ड, पी पाई बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है दो नाइट्रोजन एटम के बीच में। तो इन मॉलिक्यूल को, ये एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का और ये दूसरा मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर क्या है, दोनों मॉलिक्यूल के बीच में वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर सकता है। इससे ज़्यादा कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में जो 3 बॉन्ड है, इन्हें आप रूम टेम्परेचर पर इजीली ब्रेक नहीं हो सकते हैं ये। इसलिए नाइट्रोजन कैसे वर्क करती है? एज अ इनर्ट गैस की जैसे वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट भी लिखा है, 2 नाइट्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड थ्रू अ ट्रिपल बॉन्ड। जो 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होते हैं। बहुत खास याद रखना है आपको, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्यों एग्जिस्ट करता है। पहली चीज ये कि इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्यों एग्जिस्ट करता है, तो रीजन क्या है? ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की साइज स्मॉल होती है, तो नाइट्रोजन की साइज स्मॉल होने की वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के जो पाई इलेक्ट्रॉन, जो पी के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जैसे कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, तो क्या है? 2p2s2 2p3 होता है। और ये दूसरा नाइट्रोजन है, उसका पी ऑर्बिटल है, ठीक है, उसका भी क्या है? 2s2 2p3 है, ठीक है। तो पहला जो पी है, ये जिसे ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है, ठीक है। ये तीन ऑर्बिटल हो गए, तो पी एक्स और पी एक्स के बीच में तो क्या बन जाएगा आपका? सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। फिर उसके बाद एक सिग्मा के बनने के बाद बाकी दोनों क्या बनते हैं? पाई बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और नाइट्रोजन की साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, इसलिए यहाँ पर ओवरलैपिंग इजीली हो जाती है। दोनों पी वाई और पी जेड के बीच में ओवरलैपिंग इजीली हो जाती है और अच्छी ओवरलैपिंग होने की वजह से यहाँ पर बॉन्ड क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग बनता है। तो जो पाई बॉन्डिंग है वो ओनली नाइट्रोजन में ही एग्जिस्ट कर सकती है बिकॉज ऑफ ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत ध्यान से सुनेगा, नाइट्रोजन के अंदर ही क्यों पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? तो बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज एंड इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन कैसे होती है, उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और वो रूम टेम्परेचर पर डायटोमिक होती है एंड वो इनर्ट गैस के जैसा बिहेवियर करती है। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट की बात करें, जैसे फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है और बिस्मथ है, तो इनकी साइज क्या होती है? इनकी साइज नाइट्रोजन का कंपेरेटिव क्या होती है? थोड़ी बिगर होती है। तो इनकी साइज बिगर होने की वजह से यहाँ पर पी पाई बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती है और एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाते हैं, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे हम फॉस्फोरस की बात करते हैं, फॉस्फोरस के 4 मॉलिक्यूल इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं और इनके बीच में क्या बॉन्ड बनते हैं? यहाँ पर इनके बीच में इस तरह से बॉन्ड का, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये कैसे होते हैं? टेट्रा एटॉमिक होते हैं। इसी तरह से आर्सेनिक और बिस्मथ के, सॉरी, एंटीमनी के मॉलिक्यूल भी फॉर्म होते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर रखनी है कि नाइट्रोजन में डाई एटॉमिक होता है, नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर, बिकॉज ऑफ वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के एटम के बीच में। एंड जो फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी है, वहाँ पर वो कैसे होते हैं? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और जो कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। यू और एक और चीज, द पाई पी पाई बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन दिस एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स के बीच में, ये फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी में पी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। एक और चीज एक बार और देख लीजिए, नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का ये मॉलिक्यूल है और ये दूसरा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। तो एक इसका पी एक्स इधर से आया एक इलेक्ट्रॉन लेकर और दूसरे का पी एक्स इधर से आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है। ये दूसरे का पी एक्स आया, तो यहाँ पर क्या होंगे? दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे। फिर क्या बचा? इसका नाइट्रोजन का पी वाई है और ये इस नाइट्रोजन का पी वाई है। इसी तरह से ये नाइट्रोजन का पी जेड है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरे नाइट्रोजन का पी जेड जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होगा? नाइट्रोजन का पी पाई क्या करेगा? ये ओवरलैप हो जाएंगे और क्या बनाएगा? एक पाई बॉन्ड बनाएगा। देन
नाइट्रोजन का जो दूसरा पीजेड है वो भी क्या हो जाएंगे, इजीली ओवरलैप होकर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। तो नाइट्रोजन की साइज क्या होती है, नाइट्रोजन की साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, इसलिए यहाँ पर ओवरलैपिंग इफेक्टिव हो जाती है और पी पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। लेकिन नाइट्रोजन के अलावा अगर हम फॉस्फोरस की बात करें, नाइट्रोजन के अलावा अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो इनकी साइज बहुत ज़्यादा बिगर होने की वजह से यहाँ पर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। इनकी साइज क्या होती है, बहुत ज़्यादा बिगर होती है, इसलिए यहाँ पर ओवरलैपिंग होना पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एंड ये जनरल प्रॉपर्टी थी नाइट्रोजन फैमिली की। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आप कैसा लगा, एंड नोट्स को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप अभी से नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।